गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अभी हम लोग एटॉमिक मॉडल पढ़ रहे हैं। डाल्टन का एटॉमिक मॉडल पढ़ लिए थे। उसने बताया था एटम गोल होता है। उसके बाद जे थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पढ़े, वो भी बताया एटम गोल होता है, लेकिन उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में भी बताया। जैसे तरबूजे में बीज घुसा घुसा रहता है, उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन्स उस घुसा घुसा रहता है एटम में। फिर जब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया और उससे जो घटना घटा, जो कल आपने देखा कि जो न्यूक्लियस की ओर अल्फा पार्टिकल गया वो सीधे लौट गया। इसका मतलब जरूर है न्यूक्लियस यानी एटम के सेंटर में कोई हार्ड पार्टिकल्स है, यानी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इसीलिए पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर दिया और इस तरह से न्यूक्लियस का भी खोज हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन जे थॉमसन नहीं कर पाया। तो जब नील्स बोर्स की बात आई, रदरफोर्ड का, तो रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया जो कि आप कल पढ़ लिए थे। अब उस एटॉमिक मॉडल में रदरफोर्ड ने ये कहा कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, ड्यू टू इस पर प्लस चार्ज होता है न्यूक्लियस पर और इस पर क्या होता है माइनस चार्ज। क्योंकि यहाँ प्रोटॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है और ये घूमने लगता है। ध्यान से सोचिए, आखिर इसके बीच सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा तभी तो घूमेगा, और फोर्स लगेगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होगा यानी यह चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है एक्सेलरेट मोशन में होगा। किस मोशन में होगा? एक्सेलरेट मोशन में होगा, त्वरित गति में, त्वरित गति में। अच्छी बात है। और आपको हम बताए थे कि चार्ज जब रुका रहता है, चार्ज जब रेस्ट में रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। वही चार्ज यूनिफॉर्म मोशन में चलने लगता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। वही चार्ज एक्सेलरेट मोशन में जब चलता है, यानी एक्सेलरेशन होता है उस चार्ज में, नहीं स्पीड बदल बदल के जब चलने लगता है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। रेस्ट चार्ज केवल इलेक्ट्रिक फील्ड, मूविंग चार्ज मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से अगर चल रहा है तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों। और जब चार्ज पूरा एक्सेलरेट मोशन में जब रहता है या आगे पीछे हुआ, ये भी एक्सेलरेट मोशन है। कोई भी अगर सर्कुलर पाथ में घूम रहा है वो भी एक्सेलरेट मोशन में है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है। मीन्स उसी चीज़ को हम लोग बोलचाल के भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कह देते हैं। एक प्रकार को वो एनर्जी है, एनर्जी उत्सर्जित करता है जो कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से चलता है। तो हम लोग को पता है। तो ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये एक्सेलरेट मोशन में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकालेगा, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेगा। मतलब ये अपना एनर्जी धीरे धीरे कम करेगा। जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है वो एनर्जी कम करेगा। एनर्जी जब कम होगा तो इसकी वेलोसिटी भी कम होगा। वेलोसिटी जब कम होगा तो रेडियस भी कम होगा। जो बच्चे 11th नहीं पढ़े हैं वो सोचिए, आप अपना बाइक को धीरे धीरे घुमाइए, देखिए नज़दीक से घूमेगा, और स्पीड दे दीजिए और दूर भागने लगेगा। ध्यान से देखिए, आप अपने बाइक को कम स्पीड से घुमा रहे, इस तरह से घूमेगा। स्पीड बढ़ाते जाओगे तो और स्पीड से घूमते जाएगा, और स्पीड से घूमते जाएगा, और स्पीड से घूमते जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब स्पीड घटाओगे तो घटाओगे तो फिर धीरे 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 एकदम कंप्लीट रुक जाएगा, तो रेडियस छोटा होते जाएगा। यानी अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो इसका स्पीड घटेगा, स्पीड घटेगा तो रेडियस चेंज होगा। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है, मानो पहले यहाँ घूम रहा था, इस तरह से यहाँ घूम रहा था, ये घूमा, क्योंकि एनर्जी बार बार ये निकालेगा
बार बार निकालेगा 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 निकालेगा, तो इसका मतलब ये न्यूक्लियस में घुस जाएगा। न्यूक्लियस में जब घुस जाएगा इलेक्ट्रॉन्स तो प्लस माइनस नेट चार्ज तो जीरो होगा, और एटम जो इतना बड़ा है वो साइज उसका छोटा हो जाएगा। इससे तो पूरा यूनिवर्स ही छोटा हो जाएगा, यानी एटम का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने ये जो बोला कि इलेक्ट्रॉन्स चारों ओर घूमता है, कहाँ घूमता है इसके बारे में नहीं बताया, तो ये तो बिल्कुल गलत है, सही नहीं है। तो ये इसका ड्रॉबैक है, फेल्योर है। दूसरा जो एक बात डेली बोल रहे हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा, एक्चुअल में होता क्या है, कोई भी एटम है अगर उसको एनर्जी देते हैं ना तो उससे कुछ लाइन निकलता है रंगों का, उसी को बोलता है स्पेक्ट्रम। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोस थ्योरी के बाद वो स्पेक्ट्रम है। अभी जानो कुछ होता होगा स्पेक्ट्रम, तो उस प्रत्येक एटम को जब एनर्जी देते हैं तो वो लाइन निकालता है, ठीक है। उसी लाइन से समझ में आता है कि कौन कौन सा एटम है या नहीं है। किसको मिटाते हैं? तो लिखिए फेलियोर, और इसी को हम लोग कहेंगे ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड परमाणविक मॉडल का विफलता या कमियां, क्या कमी रह गया? पहला कमी जो कहा, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, परमाणु का स्थायित्व। देखिए, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन revolves around the nucleus, due to electrostatic force which provides centripetal force which provides centripetal force. Means that is moving electrons is in accelerated motion
so it can emit इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और रेडिएशन जो लिखना है, रेडिएशन ड्यू टू व्हिच वेलोसिटी एंड रेडियस of moving electrons decreases and finally falls on nucleus. Which indicates atom is atom does not exist but it is not really. सब समझ में आएगा, बढ़िया से देखिए। वैज्ञानिक रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार रास्ता के अनुदिश नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके लिए केंद्रीय बल का बंदोबस्त विद्युत या कूलम्ब बल करता है। जो भी कण वृत्ताकार गति में होता है, तो वह त्वरित गति में होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्वरित गति में घूमता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन विद्युत चुंबकीय विकिरण बाहर निकालेगा, जिसके कारण
जिसके कारण कक्षा इलेक्ट्रॉन की वेग कम होते जाएगा और कक्षा की त्रिज्या भी घटते जाएगा। अतः अंतिम में इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक में गिर जाएगा। अतः यह परिणाम स्वरूप परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। परमाणु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। तो ये कमी रह गया। ठीक है, इसको फटाक से नोट कीजिए। चलिए अब दूसरा कमी क्या है? क्या कमी रहा? प्रत्येक एटम का या कोई भी एटम है उसके लिए स्पेक्ट्रम बनता है, उसी से पहचानता है कि वो एटम कौन सा है या नहीं है, आपको समझ में आएगा। इन एक्सपेरिमेंट spectrum line of H atom is discontinuous, but according to Rutherford concept, energy of moving electron release continuously so spectrum line should be continuous
but it is not really. प्रयोग में देखा गया कि H एटम का स्पेक्ट्रम रेखा असतत है, लेकिन रदरफोर्ड के अनुसार गतिमान इलेक्ट्रॉन लगातार ऊर्जा निकालता है, इसलिए स्पेक्ट्रम रेखा सतत होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अतः इसकी भी व्याख्या नहीं कर सका। समझ में आ गया? आई होप आप लोग को। ठीक है, जल्दी से नोट करो। अब हम लोग बोर्स का पढ़ते हैं। तो ये कमी को दूर किया तब किसने? बोर्स मॉडल ऑफ H एटम। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर का एटॉमिक मॉडल अब हम लोग पढ़ेंगे। बोर साइंटिस्ट का नाम है। बोर का परमाणविक मॉडल, यही मॉडल अभी तुम लोग चल रहे हैं, लेकिन यह मॉडल से भी अच्छा आ चुका है सैंडिजर। तो सब बात तो गलत नहीं होगा। ये सब बात ये भी बोला एटम गोल होता है, जितना बातें कुछ सही भी है। इसके मॉडल में बोला, ये भी बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स around the nucleus. Electron revolves around the nucleus due to Coulomb's force, which provides centripetal force। ये बोला electrons revolves around the nucleus due to Coulomb's force which provides centripetal force, but its
ऑर्बिट इज फिक्स्ड एंड इसने कहा तो क्या कहा, केवल उसने कहा घूम रहा है, इसने कहा निश्चित कक्षा में घूमता है, जहां मन तहां नहीं घूमता है। कक्षा समझ रहे हैं ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमता है। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये इसका कक्षा है। कक्ष मतलब जी रूम, सोने वाला, हम लोग का भी कक्षा है। या कहाँ रहते हैं आप, ग्राउंड फ्लोर पर, नहीं तो कहाँ सीधे टॉप फ्लोर पर, नहीं तो उससे भी टॉप, उससे भी टॉप, उससे भी टॉप। कक्षा हो सकता है बहुत सारा, समझ में आ रहा है कि नहीं। वही कक्षा है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहता है, रहता मतलब घूमता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कक्षा बोलते हैं। तो कुछ लोग सोच लेगा कि सर ग्राउंड फ्लोर है, डायरेक्ट कहाँ छलांग लगाए, ऊपर, तो ग्रेविटी खींचता है आपको, नहीं। ग्रेविटी खींच रहा है तो फिर भी नीचे गिरते हैं, नहीं ना गिरते हैं। इसी टाइप से जब ये फिक्स ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन, तब ये घूमने के क्रम में एनर्जी रिलीज नहीं करता है। घूमने के क्रम में एनर्जी रिलीज नहीं करता है। एनर्जी देते हैं तब भले इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया, फिर यहाँ से यहाँ चला आता है, जो कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा को भी प्रूव कर देता है और एटम के स्टेबिलिटी को भी प्रूव कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। रदरफोर्ड के अनुसार ना तो एटम का स्टेबिलिटी को प्रूव कर पाया वो, उसके चलते तो उसके अनुसार तो एटम का ही विनाश हो जा रहा है। दूसरा, ना ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो डिसकंटिन्यूअस लाइन स्पेक्ट्रम बनता है उसको प्रूव कर पाया, क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअस अगर इलेक्ट्रॉन्स निकालेगा तो लाइन एकदम कंटिन्यूअस बनना चाहिए, लेकिन डिसकंटिन्यूअस बनता था। तब इसने ये कहा ठीक है इलेक्ट्रॉन्स घूमता है, लेकिन इस सिचुएशंस में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं निकालता है अगर ये फिक्स ऑर्बिट में है अपना। जैसे सिंपल आदमी क्या सोचेगा कि जैसे आप नीचे पर हैं तो ग्रेविटी तो खींच ही रहा है, तो धंस जाते हैं नीचे, नहीं। अगर 1 फीट ऊपर पर रहिएगा तो खींच लेगा कि नहीं, खींच लेगा ना ग्रेविटी, लेकिन 1 मंजिल आप जब आइएगा तो नहीं खींचेगा। कुछ न कुछ खास बात है इसका, इसके बारे में भी बताएंगे, जिसके कारण से, यानी कि कॉन्सेप्ट ही गलत है कि एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल रहेगा तो भाई एनर्जी नहीं रिलीज करेगा, यानी कहने का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं निकालेगा, एकदम निकालेगा। एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकालेगा ही निकालेगा, नहीं तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट ही खराब हो जाएगा। नहीं, जैसे कोई भी बॉडी है नीचे से ऊपर रहेगा तो ग्रेविटी खींचेगा ही खींचेगा, यह एकदम खींचेगा, गारंटी है। लेकिन जब फर्स्ट फ्लोर से आप सेकंड फ्लोर पर आते हो तो खींच पाता है क्या, छत रहता है, कुछ न कुछ है। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसी टाइप से इस कक्षा का कुछ न कुछ खासियत है, इसका भी कुछ न कुछ खासियत है, जो इसमें अगर घूमेगा तब यह एनर्जी निकालेगा नहीं, इसमें अगर घूमेगा तब निकालेगा नहीं। यानी रदरफोर्ड ने कहा घूमेगा, केवल बताया नहीं कहाँ घूमेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसने बताया कि निश्चित कक्षा में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स around the nucleus due to Coulomb's force, which provides centripetal force, but its orbit is fixed. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कूलॉम बल के कारण चक्कर लगाता है।
लेकिन कक्षा निश्चित होती है, लेकिन कक्षा निश्चित होती है एवं इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूमने पर ऊर्जा बाहर नहीं निकालती है। ऊर्जा बाहर नहीं निकालती है, यानी ये न्यूक्लियस हो गया, घूमेगा फिक्स ऑर्बिट में। घूमता है किसके कारण से? फोर्स लगता है, ये माइनस चार्ज और यहाँ पर न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, प्लस चार्ज, फोर्स लगता है। लगातार कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रिक फोर्स, कूलम फोर्स, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं, यही लगता है सेंटर की ओर। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंटर की ओर जो फोर्स लगता है उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का अपना अस्तित्व होता नहीं है, जो भी फोर्स सेंटर की ओर लगा तो जरूर है उस फोर्स का नाम सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, और वह फोर्स अगर किसी बॉडी पर लगा तो बॉडी घूमना स्टार्ट कर देगा। इट इज द कॉन्सेप्ट फॉर 11th क्लास। यह 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला mv²/r होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का फार्मूला kq1। q1 मतलब इसका कितना चार्ज है? तो न्यूक्लियस का चार्ज Ze कल भी देखा था, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज E/r²। तो आप इस इक्वेशंस को दिमाग में रखिए, जो जरूरी होगा सब निकल जाएगा। के का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग 1/4πε0। Z है, Z दे दिए, E/E²/r²। फटाक से इसको नोट कीजिए। पहला बात लिखा है ना, पहले न था। चलिए देखिए दूसरा बात क्या कहा बोर्स ने। बोर्स ने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दैट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व in that orbit in which angular momentum is equal to integral मल्टीपल ऑफ h/2π। कहा कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा, उसी कक्षा में घूम सकता है, घूम सकता है, जिसका जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का
कोणीय संवेग, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होती है। यानी कि जहाँ मन तहाँ घूमेगा। जैसे ये न्यूक्लियस है और यहाँ घूमा, यहाँ घूम सकता है, तो तीसरा यहाँ घूमेगा। कक्षा बहुत हो सकता है किसी का भी। जैसे हाइड्रोजन में भले इलेक्ट्रॉन एक ही है, आदमी एक गो तो रूम एक ही गो होगा, बहुत हो सकता है। इलेक्ट्रॉन घूम अगर रहा है, सपोज डेट मानो कहीं से घूम रहा है, ये रेडियस हो गया इसका, यहाँ घूम रहा है सपोज डेट, ये इसका वेलोसिटी है v, इसका मास हो गया m। कहता है कि इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूमेगा। ये कक्षा, एक कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में घूम सकता है जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन कोणीय संवेग h/2π के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। यानी कोणीय संवेग mvr जो है वह बराबर होगा किसका, n × h/2π का। यह अगर कंडीशन फुलफिल कर रहा है, यह कंडीशन अगर फुलफिल कर रहा है तभी ऑर्बिट बन सकता है। अगर देते हैं, देखिए अगर तुमसे कोई पूछ दिया एंगुलर मोमेंटम, पहला नंबर दे रहे फॉर फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर फर्स्ट परिचय दे देते हैं, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। कक्षा की संख्या, ये फॉर फर्स्ट ऑर्बिट्स। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर पूछे यानी n का मान 1 है, कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, h/2π। फर्स्ट ऑर्बिट में कितना एंगुलर मोमेंटम होगा, h/2π। सेकेंड ऑर्बिट में कितना होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, h/2π। फॉर सेकेंड ऑर्बिट में अगर पूछ दिया, पूछता है खूब, सेकेंड ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, 2 से कैंसिल, h/π। यानी ये लिख सकते हैं 2h/2π, कटा भी सकते हो। पूछेगा फॉर थर्ड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट में कितना होगा एंगुलर मोमेंटम, तुरंत 3h/2π। क्या है ये, 1, 2, 3 सब इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π का, इसका मतलब यही है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया अच्छे से। तो फटाक से नोट कीजिए, जहाँ मन तहाँ कक्षा नहीं हो सकता है, जहाँ मन तहाँ कक्षा नहीं हो सकता है। एंगुलर मोमेंटम जो है ना, ये होना चाहिए तभी कक्षा होगा। यहाँ से कक्षा निकल जाएगा ना, n निकाल सकते हैं यहाँ से, mvr करके 2π × s से डिवाइड करेंगे तो अपने n निकलेगा। जहाँ जहाँ n निकलेगा वहीं वहीं इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। ऐसा नहीं कि जहाँ मन तहाँ घूम जाएगा। यह कक्षा अगर यहाँ है तो यहीं बनेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ। जैसे रूम है ग्राउंड फ्लोर नीचे, ऐसा नहीं कि बीच में भी रह सकता है। अब सीधे उससे फर्स्ट फ्लोर पर रहेगा, नहीं तो सीधे सेकंड पर रहेगा। उसी टाइप का ये भी फॉलो करता है। ठीक है, थैंक यू। लिखिए इसको, ओके। तो बच्चों अब समझ में आ गया कि घूमेगा। बोर्स थ्योरी के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स घूमेगा लेकिन एनर्जी बाहर नहीं निकालेगा, क्योंकि जहां मन तहां घूमता नहीं है, जहां मन तहां घूमता नहीं है, फिक्स ऑर्बिट में घूमता है। जैसे कोई जहां मन तहां छोड़ देंगे इसको तो गिर जाएगा नीचे, यही अगर एक मंजिले पर छोड़ेंगे गिरेगा नहीं ना, उसी टाइप का बात है। फिक्स ऑर्बिट में घूमता है तब तो ठीक है।
अब तो पता चल गया कि नहीं, इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम के न्यूक्लियस में नहीं गिरेगा। रदरफोर्ड की जो पहली गलती थी उसका जवाब दे दिया। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट दर्शा रहा था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, ठीक है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में दर्शा रहा था कि डिसकंटिन्यूअस लाइन बनता है, यानी एनर्जी जरूर एटम रिलीज करता है, वही एनर्जी का ही संकेत है, वहाँ पर स्पेक्ट्रम बनता है, लाइट करता है, एनर्जी बाहर निकलेगा तो कभी करता है कभी नहीं, उसका भी काउज बता दिया ये। देखिए इसीलिए ये अभी तक सही मानते हैं हम लोग। तीसरा बात न है, when electrons jumps from gets energy, when electrons gets energy then it jumps from low orbit to higher, lower orbit to higher orbit. But time period is (10⁻⁻8 second. Then again return back high orbit to lower orbit, higher orbit या high orbit to lower orbit, and energy release which produce discontinuous spectrum. जब इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दिया जाता है, किसी तरह से एक्साइटेड करके ऊर्जा दिया जाता है, तो यह निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में संक्रमित हो जाता है, यानी उछल जाता है। निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जैसे एनर्जी देंगे तो निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में उछल जाता है, परंतु
बहुत कम समय 10⁻⁸ सेकेंड तक ठहरता है तथा प्राप्त किया गया ऊर्जा को बाहर निकालकर निम्न कक्षा में ही चली जाती है। इलेक्ट्रॉन द्वारा निकाले गए ऊर्जा ही स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी कर देता है, स्पेक्ट्रम की व्याख्या भी कर देता है और कल बताएंगे। तो यानी जो कमी था रदरफोर्ड में, दोनों चीज़ ये बता दिया और डिस्कस करेंगे। बोर का ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।